देवीगौड़ा गवर्नमेंट से समर्थन वापस ले लिया। अब सरकार खतरे में आ गई। तो रंगराजन साहब को एक बार लगा कि अब अनाउंस करना ठीक नहीं होगा। नई सरकार अगर आती है तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके हमें इस तरीके की इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस करनी चाहिए। वाई रेड्डी सर का स्टेटमेंट इस बुक में है। उन्होंने रंगराजन साहब को कहा, सर यही सही मौका है कि हमको ये पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए। एक, आरबीआई इससे इंडिपेंडेंट और अपॉलिटिकल नजर आएगा। दूसरा, इससे मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और तीसरा, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वंस अगेन फॉर 50% फास्टर जॉब प्रिपरेशन। बात है 9 सितंबर 1994 की। बिना हंगामा की आरबीआई ने इतिहास रच दिया। आरबीआई की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा और सन्नाटे के साथ किया हुआ मास्टर स्ट्रोक है। आरबीआई ने भारत सरकार के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया कि डेफिसिट मोनेटाइजेशन की एक लिमिट रहेगी और इस लिमिट को हर साल दर साल कम किया जाएगा और 1997 तक आते आते हम आपके साथ ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन यानी कि सरकार को अनलिमिटेड खर्चा करने की पावर को बंद कर देंगे और हम आपको देने लगेंगे उसके बदले में लोन, जैसे कि हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस। आपकी एक ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट बना दी जाएगी और जब आप उस ओवरड्राफ्ट लिमिट को यूज करोगे हम उस पर ब्याज भी चार्ज करेंगे। सरकार के खर्चों पर आरबीआई ने लगा दी लगाम और अपनी बढ़ा ली कमाई। थोड़ा सा लंबा चला जाएगा ये वीडियो, बट ये अगर आप नहीं देख रहे हो और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो आप सेंट्रल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, आप फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का इंटरेक्शन नहीं समझ पाओगे। इस एक वीडियो में अगर आप पूरा समझ लेते हैं, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और आरबीआई के वो नुआंसेस, वो पॉलिसी नुआंसेस समझ में आ जाएंगे और ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझ में आएगा कि कैसे मौके पे चौका मारा जाता है। नहीं तो भारत सरकार को बस में करना आरबीआई के बस की बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी आई, तैयारी पूरी थी और आरबीआई ने वो काम कर दिखाया जिसके लिए वो 40 साल से इंतजार कर रहा था। तो अगर आप ये सोच रहे हैं इस तरीके की जो आरबीआई की कमाई होती है वो कोई छोटी मोटी सरप्लस है, तो मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर आरबीआई ने 87,416 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सरप्लस ट्रांसफर किए। अगर आपको कंपेयर करना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज तक के इतिहास में जब 50,000 करोड़ का, और आरबीआई के हम बोल रहे हैं 87,000 करोड़, एसबीआई ने 50,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया तो मार्केट में हंगामा ही मच गया था। और एसबीआई के पास है 2.5 लाख एम्प्लॉय और 22,000 ब्रांच। दूसरी ओर आरबीआई काम करता है केवल 12,000 स्टाफ से और 27 ऑफिस में। लेकिन आरबीआई की कमाई कैसे होती है ये आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। को ये भी समझ में आएगा कि कैसे आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्चुअली इस एग्रीमेंट के लिए रेडी कर लिया, और ये भी समझ में आ जाएगा कि इससे जो फायदा आरबीआई को हुआ वो तो अपनी जगह ठीक है, बट उससे भी ज्यादा फायदा हुआ है इससे देश को, उससे भी ज्यादा फायदा हुआ है इंडियन इकोनॉमी को और हम सबको। ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन को समझने से पहले हमको समझना है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता है जब सरकार खर्चा ज्यादा कर रही होती है और सरकार की आमदनी कम होती है, और ऐसा नॉर्मली सभी सरकारों के साथ होता है। ये जो ज्यादा खर्चा कर रहे होते हैं उसको वो बोरो कर लेती हैं, लोन ले लेती हैं। लोन लेने के सरकार के पास दो तरीके हैं, एक तो डोमेस्टिक लोन ले लो जिसमें आरबीआई से भी लोन लिया जाता है या बॉन्ड इशू करके और भी लोग गवर्नमेंट को लोन दे सकते हैं, और दूसरा हो सकता है फॉरेन लोन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, दूसरी गवर्नमेंट और या कोई मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं वहां से भी लोन लिया जा सकता है। लेकिन लोन लेने की एक सीमा होनी चाहिए। इस सीरीज के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे 1980 के दशक में भारत सरकार खर्चा करती जा रही थी, इस बात की चिंता करे बगैर कि उसकी आमदनी कितनी है, और उससे उसका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा था। और सरकार में बैठे हुए टॉप ब्यूरोक्रेट को ये लगता था कि हम कभी भी कितना भी पैसा कहीं से उधार ले लेंगे, हमारे देश की, हमारी इकोनॉमी की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, हमारे देश में ग्रोथ रेट आ रही है। बट ऐसा हुआ नहीं, आप जानते हो बहुत विस्तार से। फिर मैंने बताया था कैसे वेंकटा रमन साहब उसमें जब फाइनेंस सेक्रेटरी थे उनको भी ऐसा लगता था, और बाद में जब वो आरबीआई में गवर्नर बन के आए फिर उनको रियलाइज हुआ ये तो बहुत बड़ी गलती हो रही है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, सोना गिरवी रखा गया। उसके बाद उस चीज को ठीक किया गया। सरकार के जो अनलिमिटेड एक्सपेंसेस हैं जिससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन यहाँ पे क्या है,
कि अगर सरकार का डेफिसिट बढ़ रहा है तो भारत सरकार ने बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एक फैक्स आ जाता था आरबीआई को कि हमारे पास इतने पैसे कम है, आप ये रिलीज कर दो, और आरबीआई भारत सरकार को वो पैसे दे देता है क्योंकि आरबीआई तो सरकार का बैंकर है। इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते थे एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अभी इंडिया में अगर हम बोले तो 91 डेज का ट्रेजरी बिल, 182 डेज का ट्रेजरी बिल और 364 डेज का ट्रेजरी बिल प्रचलन में रहता है। बेसिकली गवर्नमेंट ये जीरो कूपन बॉन्ड इशू करती है जिसको कोई सब्सक्राइब कर लेता है। उस केस में मान लीजिए केवल आरबीआई सब्सक्राइब कर रहा है और भारत सरकार को अपने पैसे मिल गए, और फिर से एक और नया बिल इशू हो जाता था, फिर वो पुराने बिल के पैसे चुकता हो रहे थे। तो सरकार अपना डेट रोल ओवर करती जा रही है और आरबीआई सब्सक्राइब करता जा रहा था। ये होता था ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन, यानी कि सरकार का जितना डेफिसिट है, जितना सरकार के पास खर्चा कम पड़ रहा है, वो केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक आरबीआई सरकार को देता जा रहा है। जरूरत पड़ने पे आप ऐसे समझ सकते हैं उसको कि ऑटोमेटिक प्रिंटिंग ऑफ मनी हो रही है। जितना पैसा कम पड़ रहा है आरबीआई उतना नोट छापा जा रहा है और भारत सरकार को देता जा रहा है। ये लेमन टर्म्स में समझने की बात है। लेकिन अगर आप ऐसे नोट छापते रहेंगे तो आपके नोट की वैल्यू क्या रहने वाली है? यही बहुत सारे कंट्रीज के साथ हुआ जहां फाइनली उनकी करेंसी की वैल्यू हो गई खत्म। लेकिन देश के केस में, हमारे देश के केस में ये झटका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम में लग चुका था। आरबीआई तो पहले से ही ये एडवाइस दे रहा था, लेकिन अब सरकार को भी समझ में आ रहा था कि इस तरीके से हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं होने वाली है। यहाँ पर किस्मत का नजारा देखिए, सरकार में एक ऐसे वित्त मंत्री आए, आई वुड से द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर वी हैव गॉट इन आवर कंट्री सो फार। और तभी ये फाइनेंस मिनिस्टर एग्री किए आरबीआई के साथ कि हम ऐसा एग्रीमेंट कर लेंगे कि ठीक है, हमारे पे मतलब भारत सरकार पे बोल रहा है आरबीआई की लगाम लगाओ अपने खर्चे पे। सी रंगराजन उस समय आरबीआई के गवर्नर थे, वेरी नोटेड इकोनॉमिस्ट। गवर्नर बनने से पहले वो आरबीआई में डिप्टी गवर्नर भी थे, उससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी काम कर चुके थे और प्लानिंग कमीशन में भी मेंबर रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और IIM अहमदाबाद में वो पहले पढ़ाया भी करते थे। आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्रीमेंट कर लिया, इन प्रिंसिपल एग्री हो गए कि हम सरकार के खर्चों पे लगाम रखते हैं। और आरबीआई को बोला गया कि ऐसा एक डिटेल प्रपोजल बनाया जाए कि करना क्या है। और बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी उस समय आरबीआई में। YV रेड्डी जो बाद में आरबीआई के गवर्नर बने एंड ही वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, वो उस समय आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के पद पर थे। फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं, लेकिन उनको भी बहुत वेरिड एक्सपीरियंस था, IMF में भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी, वर्ल्ड बैंक में भी और प्लानिंग में भी। जब डिटेल प्रपोजल बन रहा था, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों को लग रहा है अगर ऐसे रिस्ट्रिक्शन लग गए तो सरकार की सोवर्निटी, सरकार की संप्रभुता पर ही प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। अगर देश को कोई जरूरत पड़ गई, कई बार वॉर हो सकता है, कई बार कोई क्राइसिस आ सकता है, जैसे कोविड वाला क्राइसिस हो गया या कोई और टाइप की सिचुएशन, सरकार पैसा ही खर्च नहीं कर सकती है क्योंकि आपने तो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो आरबीआई ने उसके एक तरीके बनाए और ये बोला कि हम आपको जो ओवरड्राफ्ट लिमिट देंगे, तो यहाँ पर ये समझिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस पहले से भी होते थे, और ये भी समझना है कि आरबीआई जो बैंक है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पहले से आरबीआई का वेज एंड मीन्स एडवांसेस चलता था, यानी कि एक लिमिट बना ली, ओवरड्राफ्ट लिमिट। उतने तक का जो ओवरड्राफ्ट है उस सरकार के अकाउंट को वो ओवरड्रॉ कर सकता है रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई ने बोला हम भारत सरकार के साथ भी एक लिमिट बना लेंगे वेज एंड मीन्स एडवांसेस की, उस लिमिट को आपको विड्रॉ करना अलाउड होगा। बट अगर वो लिमिट खत्म हो गई तो क्या सरकार खर्चा ही नहीं कर पाएगी? फिर उसके अंदर एक और क्लॉज डेवलप किया गया कि जिस समय वो लिमिट 75% यूज हो गई, सपोज सरकार की लिमिट है 1000 करोड़, 750 करोड़ रुपए उसमें से निकल गए, तो आरबीआई सरकार के लिए बॉन्ड इशू करेगा। आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि आरबीआई ही सरकार का पब्लिक डेट इशूअर भी है। इस फंक्शन को कभी डिटेल में समझते हैं, बट सरकार को जब कभी भी लोन लेना होता है बॉन्ड इशू करके, तो वो बॉन्ड कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। ये एग्रीमेंट भी करा उसी के साथ में, अगर आपकी लिमिट 75% एग्जॉस्ट होगी, ऐसा लग रहा है सरकार के पास पैसे खत्म हो सकते हैं, तो हम बॉन्ड इशू कर देंगे और बॉन्ड को मार्केट में बेचेंगे, नहीं बिकेगा तो हम खरीद लेंगे, यानी कि आपके पास फिर से पैसा आ जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर को लगा इसमें तो हमारी एक फ्रीडम गई, कितना खर्चा करना है। दूसरा, हमको ब्याज भी देना पड़ेगा। आप जो हमें वेज एंड मीन्स एडवांसेस में दे रहे हो उस पर तो हमें ब्याज देना पड़ेगा। आरबीआई ने उनको समझाया, लेकिन आपको फायदा ये होगा कि आपको जो आज सारी मिनिस्ट्री आके डिफरेंट मांग ले आती हैं अपने पास कि मुझे इतना पैसा चाहिए, उतना पैसा चाहिए, अब आपके पास एक सही एक्सक्यूज होगा कि देखो हमारे पास भी एक लिमिट है, हम ऐसे अनलिमिटेड खर्चा नहीं कर सकते हैं।
सेकेंडली, जो आप हमें इंटरेस्ट दोगे, अल्टीमेटली हमारा सरप्लस बचेगा, वो तो हम आप ही को दे देंगे। अब आपको समझ में आ रहा है आरबीआई कैसे अपना इंटरेस्ट कमाता है, और यहाँ पर आरबीआई ने मौके का पूरा फायदा उठाया। इस बात का जिक्र डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी ने अपनी इस बुक में किया हुआ है। एडवाइस एंड डिसेंट, अगर आपके पास टाइम होगा तो पढ़िएगा। और वो मौका क्या है इस पॉलिसी को अनाउंस करने का। उस समय मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते थे, जहां तक मुझे याद है 6 महीने में एक बार होता था। तो एनुअल क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया गया, जो साल में एक बार होनी है, 5 मई 1997। सी रंगराजन गवर्नर हैं। उस समय तक फाइनेंस मिनिस्टर बन गए थे चिदम्बरम, प्राइम मिनिस्टर हो गए थे देवीगौड़ा। अप्रैल 97 की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस ने देवीगौड़ा गवर्नमेंट से समर्थन वापस ले लिया। अब सरकार खतरे में आ गई। तो रंगराजन साहब को एक बार लगा कि अब अनाउंस करना ठीक नहीं होगा, नई सरकार अगर आती है तो उसको कॉन्फिडेंस में लेके हमें इस तरीके की इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस करनी चाहिए। वाई.वी. रेड्डी सर का स्टेटमेंट इस बुक में है। उन्होंने रंगराजन साहब को कहा, सर यही सही मौका है कि हमको ये पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए। एक, आरबीआई इससे इंडिपेंडेंट और अपॉलिटिकल नजर आएगा। दूसरा, इससे मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और तीसरा, यही तो मौका है। ऑटोनॉमी इज सेल्डम ग्रांटेड, इट हैज टू बी ग्रैब्ड। और 5 मई की जगह 15 अप्रैल 1997 को ही अपनी एनुअल पॉलिसी अनाउंस की, और उसमें ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, वेज एंड मींस एडवांस, भारत सरकार के खर्चों पे कंट्रोल लगाने का अनाउंसमेंट कर दिया। उसके एक हफ्ते बाद ही 21 अप्रैल 1997 को इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर बन गए। और लॉजिक आरबीआई का बहुत सही था कि अगर एक बार हमने अनाउंस कर दिया, इस बात के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि नई गवर्नमेंट आके उसको डिसअप्रूव करेगी। जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक था। फुल क्रेडिट जाता है आरबीआई की उस टीम को, और मेरे हिसाब से फुल क्रेडिट जाता है लीजेंडरी फाइनेंस मिनिस्टर को, जिसकी बात मैंने अभी की, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं लिया। माई गेसेस आप समझ चुके होंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि वो अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते तो कोई भी सरकार इस तरीके के एग्रीमेंट को, स्पेशली हमारी सरकार जिसको कंट्रोल चाहिए होता है, जिसको पावर अपने हाथ में रखनी होती है, और हमारी ब्यूरोक्रेसी भी डेफिनेटली इसको सपोर्ट करती है, कभी ना मानती। वो माने ही इसलिए क्योंकि वो खुद एक फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे। आई थिंक वो इस मसले को बहुत डीप में समझ रहे थे। एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया उन्होंने, एक्सेस प्रॉफिट ऑफ ए सेंट्रल बैंक इज रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोफिलिगेसी ऑफ द गवर्नमेंट। वीडियो को पॉज करके इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए, और आपको समझ में आएगा कि आरबीआई जो इतना बड़ा बड़ा सरप्लस क्रिएट करता है, आखिरी में गवर्नमेंट को दे ही देता है, और देना भी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज राइट द एक्सप्लेनेशन इन द कमेंट बिलो। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। We at iExam are here to make your job preparation 50% faster, to unfold your potential, to bring the best out of you. All the best.